हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और हमने कंक्लूड किया था कि नेगेटिव लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जिन दो पॉइंट के बीच में हम लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन कर रहे थे और उसके कुछ केसेस भी हमने डिफाइन किया। इस जो ये लेक्चर है ये पार्ट 3 लेक्चर्स है जिसमें हम कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का है कि नहीं है। और बेसिकली यदि हम कंजर्वेटिव फील्ड को या कंजर्वेटिव नेचर के फील्ड को यदि हम डिस्क्राइब करें तो हम कह सकते हैं कि जिस फील्ड में जो वर्क है वो बेसिकली पाथ इंडिपेंडेंट है। वर्क जो बेसिकली जिन दो पॉइंट के बीच हम पार्टिकल को या ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं तो जो टोटल वर्क है वो केवल इन दो पॉइंट के पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। आप कोई भी पाथ रैंडम पाथ चूज कर सकते हो, तो प्रत्येक जितने भी पॉसिबल पाथ है उन सब का जो वर्क हो बेसिकली कांस्टेंट होगा। तो जनरली इसको हम कंजर्वेटिव फील्ड के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। तो इस केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम डिफाइन करें तो बेसिकली एक प्लस क्यू चार्ज हमने सोर्स से सेंटर में रखा है और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शंस में है। इसमें दो पॉइंट बी और ए हमने कंसीडर किए थे लास्ट लेक्चर में और पार्टिकल को हमने बी से ए तक, दैट इज चार्ज पार्टिकल, जिसको हमने प्लस क्यू चार्ज प्लस चार्ज हमने लिया था, उसे हम बी से ए तक जब मूव कराया तो बी से ए तक मूव कराने का टोटल वर्क था बेसिकली डब्ल्यू बी ए पर यूनिट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू माइनस लाइन इंटीग्रेशन बी टू ए डॉट डीएल हमने ये कैलकुलेट किया था। अब हम क्या करेंगे इसमें कि हम एक अनदर पाथ चूज करेंगे जिससे हम ए टू बी इसको रिवर्स करेंगे। हम पहले बी से ए, अब हम बी से ए तक कोई अनदर पाथ एक्स वाई है। सपोज बी से ए तक हम पाथ 1 से ट्रेवल किया और ए से बी तक हमने पाथ 2 से ट्रेवल किया, तो फिर हम उसी पॉइंट ए पर हम आ गए। तो इसके लिए हम टोटल वर्क डन निकालेंगे। ये जो क्लोज पाथ हम जो मोशन हमारे क्लोज पाथ के रिस्पेक्ट में है तो इसमें टोटल कितना हम इसमें वर्क करेंगे। तो दैट मीन्स दिस वर्क सपोज डब्ल्यू बी ए, दिस इज द वर्क डन इन ए पाथ 1, सपोज को 1 से डिनोट करना हो, दिस इज इक्वल टू ऑलरेडी डिफाइन किया है माइनस क्यू नॉट बी टू ए ई डॉट डी एल। दिस इज द पाथ बी टू ए और हम यदि सपोज रिटर्न होते हैं ए से बी तक एक क्लोज लूप हम फॉर्म करते हैं, दैट मींस पाथ ए टू बी। तो उसके लिए सपोज वर्क रिटर्न डिफाइन करते हैं ए टू बी विद पार्ट 2। चॉइस हमारे पास कोई भी हो सकता है, कोई अनदर पाथ ले सकते हैं, पर हमने रैंडमली नेक्स्ट रिटर्निंग पाथ एज्यूम किया है जिसको हम वर्क रिटर्न ए टू बी एंड जिसको डिनोट करें 2 से, दिस इज पार्ट 2 एंड दिस इज सेम इक्वल टू दिस फॉर्मूला एक अब होगा इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डीएल। दिस इज द वर्क डन व्हेन वी मूव ए टू बी, डब्ल्यू टू ए बी एंड दिस इज पार्ट वर्क डन बी टू ए, दिस इज डब्ल्यू 1 बी ए। तो इस टोटल जो क्लोज पाथ में जो हमारा मोशन है तो जो टोटल वर्क होगा डब्ल्यू, यहां पर मैं इसको सी से दिखा रहा हूं कि क्लोज पाथ के अलावा हम जो वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं ये बेसिकली वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। दैट मींस इन दोनों जो पाथ है इन दोनों का सिंपल एल्जेब्रिक सम होगा। दिस इज बी टू ए एंड ए टू बी एंड दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट बी टू ए ई डॉट डी एल जो हमने ऑलरेडी यहां पर डिस्क्राइब किया है, प्लस माइनस Q नॉट A to B ई डॉट डीएल। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस क्यू यदि हम कॉमन ले लें तो हम कह सकते हैं बी टू ए ई डॉट डीएल प्लस ए टू बी ई डॉट डीएल एंड दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट। तो हम क्या करें, ए पॉइंट से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जा रहे हैं और फिर फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट पे जा रहे हैं। तो बेसिकली इंटीग्रेशन हम बी टू ए कर रहे हैं फिर ए टू बी कर रहे हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है इनको यदि हम कंबाइन करें बी टू ए और ए टू बी
तो फिर हम रिटर्निंग बी पॉइंट पर हो जाए तो हम इसको क्लोज लूप इंटीग्रेशन कह सकते हैं। और क्लोज लूप के लिए बेसिकली हम इंटीग्रेशन के साथ एक सर्किल हम ड्रॉ करते हैं जो हमें ये इंडिकेट करता है दिस इज द क्लोज लूप इंटीग्रेशन। इसको जनरली ई डॉट डीएल डिफाइन कर सकते हैं। तो क्लोज लूप इंटीग्रेशन टू दिस क्लोज पाथ B to A from path 1 and A to B from path 2. This is closed loop integration and this is equal to minus Q surface integration of a curl E dot ds. ये बेसिकली क्या है, स्टॉक जो थ्योरम है, तो स्टॉक थ्योरम बेसिकली डिफाइन करती है कि जो क्लोज लूप इंटीग्रेशन है किसी भी वेक्टर का, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम ओपन सरफेस इंटीग्रेशन विद कर्ल ऑफ दिस वेक्टर फील्ड इनटू डीएस। दैट मींस जब हम इस बी से ए को मूव कर रहे हैं, फिर अलग अलग पार्ट से ए से बी को मूव कर रहे हैं, तो बेसिकली ये एक सरफेस ड्रॉ कर रहा है। तो किसी वेक्टर का यदि हम क्लोज लूप इंटीग्रेशन देखते हैं तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द सरफेस उसने स्वैप किया है, या सरफेस जो बेसिकली इंक्लोज है इस लूप के अंदर, उस सरफेस के अराउंड जो उसका हम कर्ल का सरफेस इंटीग्रेशन करें तो बेसिकली दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि एवरी क्लोज बाउंड्री क्रिएट ए सरफेस, या हम कह सकते हैं एवरी सरफेस हैज ए क्रिएट बाउंड्री। सपोज जैसे हमारे पास ये पेपर है, तो इस पेपर में इसका एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया है, तो बेसिकली इसकी अपनी एक क्लोज बाउंड्री है। या हम कह सकते हैं किसी भी चीज को यदि हम क्लोज कर लें तो बेसिकली एक ओपन सरफेस ड्रॉ करती है। क्लोज सरफेस नहीं कर रहा हूं, ओपन सरफेस। और यदि क्लोज सरफेस होगा तो बेसिकली वॉल्यूम क्रिएट करेगा। तो जब हम क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूमेट्रिक में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और जब हम क्लोज लूप इंटीग्रेशन को ओपन सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करें, दिस इज द स्टॉक थ्योरम। तो हम कह सकते हैं कि एक क्लोज लूप इंटीग्रेशन इक्विवेलेंट टू ए ओपन सरफेस इंटीग्रेशन, क्योंकि ए क्लोज लूप ऑलवेज फॉर्म ए ओपन सरफेस, या ओपन सरफेस हैज ए क्लोज लूप। तो दैट मीन्स फिजिकली हम यदि इन दोनों को कंपेयर करें, क्लोज लूप को और जो उसने एरिया सरफेस फॉर्म किया है, तो बेसिकली इक्विवेलेंट है। तो हम किसी वेक्टर का यदि क्लोज लूप इंटीग्रेशन चेक कर रहे हैं तो उसका हम ओपन सरफेस, उसके कर्ल का ओपन सरफेस इंटीग्रेशन यदि हम कैलकुलेट करते हैं, दे आर द सेम। तो बेसिकली इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दिस इज द क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस लूप के अक्रॉस जो सरफेस जनरेट हुआ है, तो हम यदि उस इलेक्ट्रिकल कर्ल का सरफेस के अलॉन्ग सरफेस इंटीग्रेशन निकाले तो बेसिकली सेम वैल्यू आएगी बाय द स्टॉक थ्योरम। तो दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट and curl of E always equal to 0. This is curl of E is equal to 0, या आप कह सकते हैं del cross E is equal to 0 in case of electrostatics. Basically curl of E हमेशा 0 नहीं होगा। यदि आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जाओगे तो उस केस में टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्लूड होगा। तो वहां पर हम कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू -1/c डेल बी अपॉन डेल टी से हम डिफाइन करते हैं। बट इस केस में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये टाइम इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हम बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम डिफाइन करते हैं कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पर्टिकुलर किसी स्पेस के किसी पॉइंट पर टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगा, लेकिन स्पेस टू स्पेस वेरी करेगा 1/r² के टर्म्स में इन केस ऑफ ए पॉइंट चार्ज। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में द कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू 0। या हम गॉस लॉ से भी हम ये डिस्कस करें तो गॉस लॉ में हमने जो डिफरेंशियल फॉर्म थी, तो गॉस लॉ में डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में जो प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डाइवर्जिंग नेचर का है। और डाइवर्जिंग नेचर का मतलब जैसे प्लस चार्ज जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से ऑरिजिनेट होकर इन्फिनिटी की तरफ मूव करता है, तो दैट मीन्स ये डाइवर्जिंग नेचर है। यदि हम किसी क्लोज सरफेस को क्लोज कर दें तो उससे हमेशा फील्ड जो है वो इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो बेसिकली इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा। या हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इन्फिनिटी से नेगेटिव लाइन में, नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो जा रही है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर है
वो बेसिकली डाइवर्जिंग नेचर का है, और जिसका डाइवर्जेंस यदि आपका फाइनाइट है, दैट मीन्स उसमें कोई रोटेशन प्रॉपर्टी नहीं है, दैट मीन्स उसका कर्ल इज ऑलवेज जीरो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि अब हम ये दिस इज इक्वल टू जीरो, और जीरो का नथिंग का हम यदि सरफेस के अलॉन्ग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको नथिंग मिलेगा, दैट मीन्स जीरो। तो इस केस में हम कह सकते हैं जो वर्क डन है क्लोज लूप में दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो, और ये क्लोज लूप आपका जीरो है, दैट मीन्स कोई वर्क डन नहीं किया गया है। यदि आप बी से ए में जाए, ए से बी में जाए तो वर्क डन आपका जीरो है। तो अब हम इस सेंस में कह सकते हैं कि क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दैट मीन्स जो वर्क है, अब हम कोई भी पाथ चूज करते हैं, हम सपोज अनदर पाथ चूज करते हैं, पाथ 3 चूज करते हैं, तो यदि हम पाथ 3 चूज करेंगे तो यहां पर यदि पाथ 3 करना है तो टोटल जो वर्क होगा वो बेसिकली एक पॉइंट पर डिपेंड होगा। टोटल वर्क एक क्लोज पाथ के अलावा यदि जीरो है, दैट मीन्स दिस इज द कंजर्वेटिव फील्ड। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फील्ड, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है। और जो पोटेंशियल होगा बेसिकली जो पोटेंशियल है, दैट मीन्स दिस इज नॉट ए पाथ डिपेंडेंट, दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट। क्योंकि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाओ तो जो वर्क डन है, या आप कोई दूसरा पाथ चूज करो, सपोज मैं इस पाथ से चूज करता हूं और इस पाथ से वापस आता हूं, तो टोटल वर्क इस केस में भी जीरो होगा। इसमें पाथ 3 हो गया, यदि पाथ 4 से मैं ए से बी को मूव कर रहा हूं और पाथ 2 से मैं रिटर्न कर रहा हूं, इस पाथ क्लोज लूप के अलॉन्ग भी जो वर्क होगा दिस इज इक्वल टू जीरो। या मैं पाथ 4 से मूव कर रहा हूं ए बी टू ए, और पाथ 3 से मैं रिटर्न कर रहा हूं ए टू बी, दैट मीन्स इस क्लोज लूप के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटीग्रेशन होगा दिस इज आल्सो इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स टोटल वर्क डन एनी क्लोज लूप in a electric field is equal to zero. That means the electric field is conservative field, and that means the electric potential is a path independent. ये only क्या है, इन दोनों पाथ पर, दोनों पॉइंट की पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। ये R1 और R2 पर डिपेंड कर रहा है। इस चीज की ना, इस कंसेप्ट को हम एक अनदर मेथड से भी समझ सकते हैं। इधर वर्क डन निकाले W बी ए वन पार्ट में वर्क डन निकाले, तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डॉट डीएल हो गया, ई डॉट डीएल एंड बी टू ए, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट बी। यदि हम एक्चुअल कैलकुलेशन करें किसी पॉइंट चार्ज के लिए, तो बी की जो पोजीशन है दिस इज R2 एंड ए की पोजीशन है दिस इज R1, तो R2 टू R1 एंड दिस इज ई डीएल ऑफ cos of theta, EDL cos of theta, and this is equal to minus R2 to R1 E dr। यहां पर बेसिकली मैं DL cos theta is equal to dr कैलकुलेट कर रहा हूं। तो आप ये देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर सपोज ये आपका स्मॉल DL सेगमेंट है, स्मॉल DL सेगमेंट है। इस डीएल सेगमेंट की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, और जो आर हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली इस डायरेक्शन में आर कैलकुलेट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में आर कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको हम थोड़ा सी इजी वे में बनाएंगे इस पॉइंट में। तो डीएल इस डायरेक्शन में है और बेसिकली आर की डायरेक्शन हम इसको इधर कैलकुलेट कर रहे हैं, और इनके बीच जो एंगल है, जो आर की रेडियल डायरेक्शन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही आर की डायरेक्शन है, और ये डीएल वेक्टर की डायरेक्शन है। उनके बीच जो एंगल है, सपोज मैं डीएल का एक प्रोजेक्शन जो इस आर लेंथ पर ड्रॉ करूं, तो दिस इज इक्वल टू डीएल cos थीटा जो प्रोजेक्शन होगा, और दिस लेंथ इन ए आर में हम इसको डिनोट कर रहे हैं, हम इसको जनरली डीआर से डिनोट करेंगे। तो बेसिकली डीएल cos थीटा इज इक्वल टू डीआर, इस केस में हम ले सकते हैं, तो देन डीएल cos थीटा इज इक्वल टू डीआर, क्योंकि मोशन की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच एक एंगल थीटा है। तो इस मोशन की डायरेक्शन को यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उसका प्रोजेक्शन लूं, तो डीएल cos थीटा, दिस प्रोजेक्शन इज डिफाइंड ए स्मॉल चेंज इन रेडियली डायरेक्शन, दिस इज द डीआर, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू R2 R1, एंड ई की वैल्यू किसी पॉइंट चार्ज के लिए इस पॉइंट पर, तो ई की वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सपोज इस डीएल की जो पोजीशन है वो सपोज आर है, इस डीएल की ओरिजिन से या सोर्स से डिस्टेंस सपोज आर है, तो देन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू अपॉन आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज के लिए इनटू डी आर। तो इसको कैलकुलेट करें तो माइनस क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका कांस्टेंट है, R2 to R1 और अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 1 अपॉन आर का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1 अपॉन आर, और माइनस 1 अपॉन आर फिर माइनस माइनस का प्लस, तो दिस इज 1 अपॉन आर, और लिमिट है R2 to R1। तो दैट इज वर्क डन B to A फ्रॉम पाथ 1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। बेसिकली हमने वर्क डन कैलकुलेट कर दिया पाथ। सिमिलरली हम पाथ A to B और पार्ट 2 से हम कैलकुलेट करेंगे, तो दिस इज क्यू नॉट सेम केस में, बट लिमिट A to B E डॉट dl, और फिर इसको लिख सकते हैं माइनस क्यू नॉट A to B इंटू E dr, सेम केस में जैसे हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन A बेसिकली जो A की जो लिमिट A लिमिट है दैट मींस डिस्टेंस में, एंड दिस इज R1, इस केस में दिस इज R1, और B बेसिकली दिस इज R2, तो लिमिट दिस इज R2 एंड E की वैल्यू दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू dr। तो ये सेम इंटीग्रेशन है, सेम इंटीग्रेशन जो हमने यहाँ पर किया था, केवल लिमिट चेंज है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर, और लिमिट है R1 to R2। तो इस केस में हमारा मिलेगा क्यू नॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R1। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, टोटल वर्क एक क्लोज लूप इज इक्वल टू वर्क B to A फ्रॉम पाथ 1 प्लस टोटल वर्क A to B फ्रॉम पाथ 2 इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 माइनस प्लस क्यू अपॉन क्यू इंटू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 अपॉन दिस इज कॉमन, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, तो बेसिकली कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज कैंसिल, दिस इज कैंसिल, दिस इज कैंसिल, एंड दिस इज इक्वल टू 0। and this is equal to 0, that means जो टोटल वर्क है WC is equal to closed path के अराउंड टोटल जो वर्क है दिस इज इक्वल टू 0 इन सेम केस। तो हम सेम ये ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, दैट मीन्स ये दो मेथड है यदि हम क्लोज लूप इंटीग्रेशन निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो क्लोज लूप इंटीग्रेशन है वो बेसिकली 0 है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, और उसमें टोटल वर्क डन फॉर ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0, और टोटल वर्क डन क्लोज पाथ 0 है, दैट मीन्स जो पोटेंशियल है दिस इज द पाथ इंडिपेंडेंट, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो स्केलर फील्ड एसोसिएट है वो बेसिकली पाथ इंडिपेंडेंट है। तो यहां से हम कहते हैं दिस इज द पाथ इंडिपेंडेंट। यदि हम वर्क डन B to A फर्स्ट पाथ करते हैं तो बेसिकली R1 और R2 पर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब पोजीशन ऑफ A एंड पोजीशन ऑफ B पर डिपेंड कर रहे हैं किस पाथ से फ्लो हो रहे हैं। अब इस सपोज हम इसमें फर्स्ट पाथ से A to B आते हैं, या सेकंड पाथ से A to B, या थर्ड पाथ से A to B, या 4 by A to B, ये केवल डिपेंड करेगा R1 और R2 की वैल्यू में। सेम केस में जब रिटर्न आते हैं तो रिटर्न हम A से B तक यदि फर्स्ट पाथ
पाथ से रिटर्न आंसर, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, सबके केस में मैथमेटिकल कैलकुलेशन 1/R2 माइनस 1/R1, दैट मीन्स R1 और R2 की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, ये केवल इन और फाइनल पॉइंट की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा, पाथ इंडिपेंडेंट है। तो दिस लेक्चर इज द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ ए पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।